गंवार आदमी, एकदम गंवार आईपीएस ऑफिसर गंवार। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। हम पढ़ाओगे कैसे आज? अच्छा मेहंदी बैठ लगाई गए हुई तुम्हें है। मेरे साथ। अच्छी लग रही है मैम। अरे कल शादी में जाना ना मैंने। मैम किसका शादी है मैम? अरे मेरे देवर की शादी है मेरी सास के घर। तो मैं अब स्कूल से आई ना तो स्कूल वाले स्टूडेंट्स पे ही लगवा ली थी अपने। अच्छी लग रही है मैम। मैम आपका कितना देवर है मैम? स्कूल टीचर हैं आप? मैम के बारे में सारी डिटेल ले लो भाई, कितना देवर है क्या है। नहीं मैम बेटा आप मैं। स्कूल में ही पढ़ाते हैं? हाँ जी हमारा कॉलेज स्कूल दोनों एक साथ है और मैं फर्स्ट 2 पीरियड स्कूल में लेती हूँ। उसके बाद पूरा दिन मैं कॉलेज में हूँ। कौन से ओके। क्लास को पढ़ाते हैं मैम? मैं 11th 12th की लेती हूँ बेटा कॉमर्स की क्लास अकाउंट की। माइक चालू है। चलो अब करें स्टार्ट। मैम एक। लग रहा है आप आज लिख नहीं पाइएगा, सिर्फ हाँ स्पीकिंग हाँ करके हाँ पढ़ाइएगा। आज लिख नहीं पाऊंगी बेटा मैं। जस्ट आपको आज वैसे भी टॉपिक भी बिल्कुल इजी है आपका ई लर्निंग का और एम लर्निंग ये वाला है। निकाल लीजिए सारे बच्चे। मैम आप कल शादी में जाएंगी तो फिर कल पढ़ाई नहीं होगी? कल तो सैटरडे सैटरडे है, को। छुट्टी होती है। सैटरडे को बेटा कहाँ लगती है क्लास सैटरडे को तुम्हारी? मैम इधर भी पार्टी दे दीजिएगा मैम। ठीक है बेटा। मैम एक कल का थोड़ा पूछना है। ये जो बोलो। आपने लर्निंग के बारे में बताया था, उसकी वो थी डेफिनेशन थी, उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टिक्स थे, ठीक है। और जो आपने उसके वो बताए थे लेवल लेवल थे, भूल गई। वो टाइप्स हाँ जो जी। थे, उसके बाद का जो है इसमें बालाजी में दिया हुआ है ना मेथड ऑफ लर्निंग, या ये मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है? ऐसे तो इसमें बेटा थ्योरीज भी दे रखी हैं आपकी। थ्योरी ऑफ लर्निंग लेकिन आप जो आगे है ना आपका सिलेबस। उसके हिसाब से चलना है। हाँ जी उसके हिसाब से चलना आप लोगों को क्योंकि थ्योरी तो आपकी इसमें गुड आएगी मॉर्निंग नहीं। मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। और मैम उसके गुड बाद मॉर्निंग मैम। फोर्थ क्वेश्चन है लर्निंग की गुड मॉर्निंग अच्छा मैम। हाँ, थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो मैम ये भी नहीं आएगा मतलब? गुड हाँ मॉर्निंग सॉरी, बेटे। यही है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब। कौन से वाला बेटा एक बार पेज नंबर बोलो मेरे को। मैम 152 बेटा, नहीं, यही थ्योरीज ऑफ लर्निंग, हाँ गुड यही वाला। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। थ्योरीज ऑफ लर्निंग नहीं है बेटा जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग है ना वो आपके इससे पहले वाला था ना चाइल्ड डेवलपमेंट वाली बुक उसमें है आपके इसके सिलेबस में नहीं है। ठीक है मैम। हाँ जी। तो आपको ये एक जगह ही याद करनी है। ठीक है मैम। इसमें आपका एक बार आप सिलेबस पे पहुंच जाओ। मेन जो पेज है आपका मेन मैम, ये फर्स्ट पेज है जो सिलेबस का। हाँ जी मैम। उसमें देखो क्या क्या लिख रखा है थर्ड यूनिट में। लर्निंग का कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंस है, टाइप्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग है, और हाँ उसके बाद, हाँ बस यही है, उसके बाद तो ई लर्निंग है। ठीक हाँ है। जी। ओके मैम, तो मैम तो इस जब भी मैम आप बालाजी वाली में पेज नंबर बता दीजिए। ये स्टार्टिंग का है सिलेबस। सिलेबस तो स्टार्टिंग में है बेटा बिल्कुल। थर्ड यूनिट शुरू हो गई है मैम। हाँ जी थर्ड यूनिट का भी एक टॉपिक हो चुका है। मैम बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन, कल बेबी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं क्लास नहीं ले पाई थी, हॉस्पिटल चली गई थी। बेटा लर्निंग वाला है जो आपने सीडीपी में भी पढ़ा था ना क्वेश्चन लर्निंग क्या होती है क्या फैक्टर अफेक्टिंग है वो वाला करवाया था कल। अच्छा ये पहला क्वेश्चन ही ना मैम? हाँ जी। अब ई लर्निंग निकालो कहाँ पे है। और दूसरा क्वेश्चन भी मैम आपने करवाया था, अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व कारक वातावरण, ये सारा भी करवाया था। हाँ जी। मैम ई लर्निंग का 170 वो है पेज नंबर, बालाजी में हिंदी मीडियम। हाँ हाँ निकल गया बेटा। 170। ई लर्निंग वाला निकालो बेटे क्वेश्चन।
मैम इंग्लिश का पेज नंबर अरे बेटा मैंने नहीं निकाल रखे, मेरे आगे जो फर्स्ट बुक 137 बालाजी में 137। मैंने कोई बुक नहीं खोल रखी, ये भी इन्होंने बताई है, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे खोल लिए ये भी। निकल गया सभी का? यस मैम। यस मैम। मैम पेज नंबर कितना है बालाजी वाले हिंदी मीडियम में? 170। 170। मैम जो आपने कल टाइप्स ऑफ लर्निंग की बहुत सी गलत कर दी पेज पे, बुक में ये रखे ना। ये टाइप ऑफ बालाजी वाली बुक में नहीं है, ये लक्ष्मी वाले में से पढ़ाया है मैम ने, और थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाली बालाजी जो है। हाँ जी, क्योंकि ये आपकी इसमें नहीं था ना, अभी नहीं सूखी बेटा। मैम टाइप लर्निंग आपने जो कल पढ़ाया था वो बालाजी वाले हिंदी मीडियम में नहीं है आ, बेटा, नहीं दिया है, नहीं हुआ है। दिया हुआ है मैम, हम देख 181 में है। 81। हाँ जी मैम 181 में है, एक बार देखिए ना। एक मिनट, मिल जाएगा तो अच्छी बात है। नहीं, ये लर्निंग स्टाइल है बेटा। स्टाइल है। हाँ जी, लर्निंग स्टाइल, इसमें आपके ये दे रखे हैं ना, आपके ऑडियो से पढ़ना, वीडियो से पढ़ना, रीड एंड राइट, ये टाइप थे आपके। अच्छा तो चलो शुरू हो जाओ ई लर्निंग का टॉपिक पढ़ने के लिए। यस मैम। पढ़ो एक बच्चा, बिल्कुल इजी है। ई लर्निंग क्या होती है, जैसे अब हम जो क्लास ले रहे हैं ये भी क्या है, ई लर्निंग है। लर्निंग। जो चीज हम क्या है, फोन से या कंप्यूटर यानी कि इनके माध्यम से जो भी हम काम कर रहे हैं या इनके माध्यम से कुछ भी सीख रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ई लर्निंग कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट की हेल्प से जो हम कर रहे हैं वो क्या है, हमारी ई लर्निंग है। अगर कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए अगर हम बिजनेस करते हैं तो वो ई बिजनेस कहलाता है। अगर हम इनके जरिए एजुकेशन क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो वो क्या हमारा ई लर्निंग कहलाता है। जी मैम। अब पढ़ना बेटा। हिंदी में पढ़ूं मैम इंग्लिश में? हिंदी में। कोई हिंदी भी में पढ़ ही। दो जिससे बच्चों को ये क्लियर हो जाए। आपने कई मैम शब्द सुने होंगे, ई बैंकिंग, ई लर्निंग और ई टिकटिंग आदि। जब कोई कार्य कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से कहीं भी बैठकर पूरा किया जा सके तो उसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैम सॉरी, वो बच्ची परेशान कर रही है। मैम ये जैसे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में भी और ये बच्चा आया पढ़ था ना बेटा। टॉपिक, ई लर्निंग वाला। कोई और पढ़ यार, हाँ फिर कोई मैं और पढ़ डिस्टर्ब दो। होगा। कि डिस्टर्ब होगा फिर। हाँ ज्योति आप रहने तो कोई और बच्चा पढ़ देगा। मैम आपने इंग्लिश कई मीडियम में सब पढ़ लें? हिंदी मीडियम में ही पढ़ ले रहे हैं। हाँ पढ़ दो पढ़ दो। आपने कई शब्द सुने होंगे, ई बैंकिंग, ई लर्निंग, ई टिकटिंग आदि। जब कोई कार्य कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से कहीं भी बैठकर पूरा किया जा सके तो उसे ई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि आप अपने बैंक अकाउंट को घर बैठकर इंटरनेट के जरिए एक्सेस करते हो तो इसे ई बैंकिंग कहेंगे। ई लर्निंग या अवास्तविक कक्षा कक्ष से अभिप्राय ऐसे कक्षा कक्षों से है जिनमें आधुनिक कंप्यूटर तथा संप्रेषण तकनीकी युक्त संसाधनों जैसे इंटरनेट, ईमेल, ऑनलाइन चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि का प्रयोग करके नियमित कक्षाओं की परंपरागत शैक्षिक मूल्यांकन तथा प्रशासनिक गतिविधियों का आंशिक या पूर्ण रूप से स्थान लेने का प्रयत्न किया जाता है। ई लर्निंग की सहायता से स्कूल के पाठ्यक्रमों तथा कक्षा कक्ष गतिविधियों को स्वयं विद्यार्थियों को पास उनके घर तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इनकी कार्यशैली से संबंधित मुख्य बातों का उल्लेख निम्न प्रकार है। ई लर्निंग व्यवस्था में विषय विशेषज्ञों और अनुभवी अध्यापकों के द्वारा विद्यालय पाठ्यक्रम के किसी प्रकरण पर अनुदेशन सामग्री तैयार कराकर उसे सैटेलाइट आधारित टेलीकॉन्फ्रेंसिंग तथा द्वारा प्रसारित कराया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था में विशेषज्ञों तथा अनुभवी अध्यापकों द्वारा विकसित अध्ययन सामग्री वेबसाइट पर डालकर विद्यार्थियों तक पहुंचाई जा सकती है। अध्ययन सामग्री की सीडी या डीवीडी बनाकर उन्हें विद्यार्थियों को बांटा जा सकता है। विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री के साथ पूरक सामग्री अवश्य ही प्रदान की जाती है ताकि विद्यार्थियों का स्व अधिगम कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहे। इस कार्य हेतु वेबसाइट पर समयानुसार आवश्यक सामग्री तथा संदेश डाले जा सकते हैं।
अब एक मैम पूरा मिनट पढ़ना है? रुको 1 मिनट, यहाँ तक देखो बेटा, मीनिंग तो सबको क्लियर होगा मैम ये e-learning का। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में भी था ना ई लर्निंग का ये टॉपिक? नहीं, उसमें लर्निंग का नहीं मैम, मैंने पढ़ा है ई लर्निंग का भी था और सेम ही यही सेम उसमें भी दिया हुआ है। हाँ, तो जहाँ पे जो आपको सेम दिख रहा है ना, उसको एक ही जगह याद कर लो आप लोग। ओके मैम। हाँ, लास्ट यूनिट में कंस्ट्रक्टिविज्म वाला दे रखा है, यानी कि ये यूनिट के कुछ सारे टॉपिक उसमें मिलते हैं, कुछ टॉपिक, एक दो टॉपिक ही नया है इसमें, जैसे आपका फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस वाला नया है, एक आईसीटी का यूज नया है, बस। बाकी तो जो आपकी उधर की यूनिट थी ना सीडीपी वाले में, उसी की है ये। यहाँ तक मेरे को ये बताओ बेटा, सबको ई लर्निंग का मीनिंग क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ई लर्निंग के लाभ पढ़ दो बेटा। ई लर्निंग प्रणाली निम्न प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो सकती है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के बिना नहीं तो शिक्षा 1 मिनट रुको बेटा, 1 मिनट रुको, सारे बच्चे ना एक एक पॉइंट को डिफाइन कर दो, प्रॉफिट के, ई लर्निंग के क्या क्या आपके, एक एक बच्चा बता दो। पहला शब्द कोई और बोल दे। मैम ई-लर्निंग में हम अपने एजुकेशन को एनहांस करते हैं अलग अलग वेज से। फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर को यूज करते हैं, हम लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, प्लस हम कुछ ई बुक भी डाउनलोड करते हैं जिनसे हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। आजकल ऑनलाइन पीडीएफ आते हैं किंडल फॉर्म में, हम उन्हें कहते हैं, उनसे भी बच्चे पढ़ते हैं। प्लस हमें कोई वीडियोस दिखाए जाते हैं, ऑडियो वीडियो नोट्स हो गए, स्कूल में प्रोजेक्टर्स यूज करे जाते हैं, फिल्म यूज करी जाती है, डीवीडीज, उनके थ्रू भी बच्चों को काफी ई लर्निंग प्रोवाइड होती है। प्लस हम जूम मीटिंग्स करते हैं, गूगल मीटिंग्स करते हैं, ये भी एक वन ऑफ द वे है हमारा लर्निंग का। सेकंड है इंडिविजुअलाइज। एक मेरिट। गो अहेड प्लीज। ओके, सेकंड पॉइंट है इंडिविजुअलाइज्ड सेल्फ बेस्ड ई लर्निंग ऑनलाइन। लाइक ई लर्निंग के थ्रू हम अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, जैसे कोई स्लो लर्नर होता है, कोई किसी को स्पीड में चीजें चाहिए होती हैं, तो वो अपनी अकॉर्डिंग स्पीड अपने पेस पे हम सीख सकते हैं। उसमें कोई वो नहीं है कि क्लास के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलना चाहिए। जैसे क्लास में होता है लाइव, जैसे टीचर पढ़ा रहा होता है तो सबको एक साथ ही चलना होता है, लेकिन इसमें अपनी स्पीड पे अपने पेस पे होता है। लाइक हम यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, कोई स्पीड फास्ट करके देख सकता है, कोई स्पीड स्लो करके देख सकता है। यस, ये आप ई लर्निंग लाभ के बारे में बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है मैम ग्रुप बेस्ड ई लर्निंग सिंक्रोनाइजिंग की। मीन्स कि हम जितने भी, लाइक फॉर एग्जांपल हम ग्रुप बेस्ड मीटिंग करते हैं, उसमें काफी सारे लोग होते हैं, हम उसे एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड मैनर में, एक ऑर्गेनाइज तरीके से कंडक्ट करना, सारी चीजें हमें जो भी इवैल्यूएट करनी है वो होना, प्लस जितने भी मेंबर्स है हर किसी का ऑडियो वीडियो जो है अवेलेबल हो, उनको प्रॉपर नेटवर्क कनेक्शन इशू हो, ताकि हमारी जो मीटिंग है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी हमें एरर महसूस ना हो, ताकि हमारी जो लर्निंग है वो फ्रूटफुली हो सके। ठीक है जी। मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो बेटा, बोलो। मैम एक सेकेंड, यहाँ साउंड आ रही बाहर से, तब तक कोई और बताता है फिर मैं बोलता हूँ। ठीक है, ठीक। मैम इसका एक मेरिट ये भी है कि हम किसी भी टाइम पे इसको अवेल कर सकते हैं जब हमारा मन करे उस टाइम, क्योंकि हमारे पास ये डिजिटली अवेलेबल होता है। हाँ जी, वेरी गुड। मैम सबसे ज्यादा जो मुझे बेनिफिट दिखता है उससे क्या है कि हमारा जो सोशल फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक इन द सेंस कि हमारे मेल और फीमेल के बीच में जो इनइक्वालिटी पहले देखने को मिला था, क्योंकि पैट्रियार्की सिस्टम जो है ना वो फीमेल को थोड़ा सा पीछे रखता था, जिस वजह से आज के समय में ई टेक्नोलॉजी की वजह से फीमेल भी अब मतलब मेल के साथ वो भी अब compete कर रही है हर चीज में, क्योंकि अब उनके पास एक सोसाइटी बाउंडेशन नहीं है। ई लर्निंग ये फायदा
ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, जिससे कि वुमेन भी अब मेल के साथ compete कर रही है, जो कि हाँ बहुत ये अच्छा है। ये बहुत अच्छा है सोशल फैब्रिक के लिए, जिससे कि बैलेंस बना होगा सोसाइटी के अंदर। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। अब ई लर्निंग होने के बाद बहुत सारी, जैसे जो आपके रूरल एरिया में जो लड़कियां होती है वो नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन ई लर्निंग के जरिए अब उनको भी आगे पढ़ने का मौका मिल रहा है। मैम ई लर्निंग से मैम लिक्विडिटी कम हो गया है, मतलब जैसे एक्सपेंसिव जो होता है वो कम हो गया है। जैसे ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन कोचिंग में फी बहुत ज्यादा देना पड़ता था, लेकिन ई लर्निंग में मैम फी वगैरह कम होता है, जिस चलते मैम कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है मैम ई लर्निंग का। नहीं देखो, फीस तो कम नहीं हुई है बेटा, लेकिन आपका ये है टाइम बच गया है आपका, जो आप आते जाते समय की बचत हुई है आपकी, और पैसे की नहीं बचत मैम, किस तरीके फी से भी होती कम है? हुआ है मैम, बहुत सेक्टर जैसे कि ऑनलाइन वगैरह फी बहुत ही कम, मतलब वेट में अच्छा अच्छा ओके। अच्छा से स्कोर आपको, मतलब हाँ मतलब ये है कोर्स कि आप आपको ट्रैवल ट्रैवल प्रोवाइड एक्सपेंसेस किया एक्सपेंसेस बच जाता है। जाते हैं, हाँ हमें जी, ट्रैवल और करना नहीं होता है, हम अपने इसमें घर से इसमें कर मैम सकते हैं। सीखने के लिए सब्जेक्ट जैसे आसान भी बन गया, हम आसानी से उसको समझ हाँ जी, के सीख सकते हैं। कुछ भी अगर हाँ डाउट जी, होता हाँ है जी, तो वो हमारे एट ए टाइम क्लियर हो जाता है, हाँ देख जी। के समझ के। मैम ऑनलाइन पैकेजेस सस्ते तो होते हैं, लेकिन उस वजह से ना जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स खोल के बैठे हैं वो उन लोगों ने अपनी फीस बढ़ा दी है। हम्म। चलो यहाँ पे तो अब इसकी ई लर्निंग की ड्रॉबैक्स और बता दीजिए। ये तो आपने सबने इसके एडवांटेजेस बता दी, इसके प्रॉफिट बता दिए, अब इसकी कुछ कमियां भी हैं, ठीक है, कुछ मैम इसका ड्रॉबैक्स वन भी ऑफ हैं। द ड्रॉबैक्स है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम जूम मीटिंग या कोई गूगल मीटिंग करें, अगर टीचर कैमरा ऑन नहीं कराते तो उन्हें पता नहीं चलता बच्चे एक्चुअली पढ़ रहे हैं या फिर वो क्लास से गायब है। प्लस इसमें हाँ जी, हमारी आईज पे भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो हम स्क्रीन्स देखते हैं उसमें हमें काफी सारी ब्लू रेज इफेक्ट करती है हमारी आंखों को, जो कि हमारी आईज को और वीक करे, जिससे हेडेक और काफी टाइप की मेडिकल कंडीशंस भी बच्चे फेस करते हैं। हाँ जी। इसमें और इसमें टीचर मतलब व्यक्तिगत ज्ञान नहीं दे पाता है, क्योंकि अगर सामने रहता है तो वो बच्चे को अच्छे से ज्ञान दे देता है, लेकिन ऑनलाइन के जरिए वो बच्चे को अच्छे से ज्ञान नहीं दे सकता है। हाँ जी, यानी कि इंटरेक्शन कम हो पाता है। हाँ। यस मैम, एंड इसमें हम जो है बॉडीली बिहेवियर भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते एक स्टूडेंट का। लाइक आप बच्चे के बिहेवियर से, उसके बॉडीली बिहेवियर से उसको जज कर रहे हो कि वो क्लास में प्रेजेंट है कि नहीं, अटेंशन पे कर रहा है कि नहीं। समटाइम्स हमारी हाँ बॉडी जी, प्रेजेंट होती है, माइंड नहीं होता प्रेजेंट। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसके आगे बताए गए हैं क्लासरूम में टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से आप ई लर्निंग कर सकते हो? कंप्यूटर। स्मार्ट बोर्ड मैम, हाँ स्मार्ट जी, बोर्ड स्मार्ट मैम, बोर्ड से प्रोजेक्टर बेस्ड हो गई। स्मार्ट बोर्ड, कैमरा, स्मार्टफोन। प्रोजेक्टर हाँ और जी, मैक वेबसाइट। वगैरह मैम। ठीक है। अब क्लियर हो गया ना ई लर्निंग का टॉपिक? अब आ जाइए आप, एम लर्निंग क्या होती है? मैम एम लर्निंग हमारी बेसिकली मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू होती है, जो हम वायरलेस नेटवर्क्स यूज करते हैं, जिसमें हमें कोई वायर नहीं कनेक्ट करनी होती। फॉर एग्जांपल हमारा फोन हमारे पास कहीं भी होता है, लाइक अगर हम मेट्रो में भी ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे क्लास का टाइम हो रहा है, वी कैन टेक द क्लास ओवर देयर एज वेल। बस हमें अपनी नोटबुक साथ में रख के अपनी डिटेल्स नोट डाउन कर सकते हैं इजीली क्लास कंडक्ट करके। अच्छा, ये ई लर्निंग में और एम लर्निंग में क्या डिफरेंट हो गया? एम मैम लर्निंग में हम सिर्फ मैम पढ़ाई ई मैम करेंगे। लर्निंग लर्निंग जो में है, मैम मोबाइल का प्रयोग होता है मैम। मैम वो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है एम लर्निंग में, आई गेस। हाँ जी, वायर की कनेक्शन चाहिए ई लर्निंग में और यहाँ पे नहीं चाहिए। हाँ जी, क्योंकि उसमें क्लासरूम के स्मार्ट बोर्ड भी आ गए ई लर्निंग में, और आपके स्मार्ट बोर्ड आ गए या फिर कंप्यूटर आ गए, और एम लर्निंग सारी आपके मोबाइल से हो रही है, तो कंप्यूटर को आप हर जगह नहीं उठा के लेके जा सकते। यस मैम, फ्लेक्सिबिलिटी हाँ ज्यादा जी, है। हाँ जी। अब एम लर्निंग समझ में आ गया क्या होता है? यस आज मैम। के तो बिल्कुल इजी टॉपिक है आज के तो, एम लर्निंग। अब इसमें दे रखा है भाई, एम लर्निंग में क्या एडवांटेजेस होती हैं एम लर्निंग की, और क्या डिसएडवांटेजेस?
जा सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आज मुझे यही टॉपिक करवाना है। मैम लैपटॉप किस में आएगा, एम लर्निंग की ई लर्निंग? एम लर्निंग में आएगा ना मैम, लैपटॉप तो वायरलेस होता है वैसे तो। हाँ हाँ वायरलेस है, उसमें इसी में आएगा। मैम डिसएडवांटेज में मैम जैसे कनेक्टिविटी मतलब टूट जाता है मैम कभी कभार, जैसे हाँ कि जी। अभी पढ़ा रहे हैं आप तो कनेक्टिविटी टूट जाता है, जिस चलते प्रॉपर नहीं मिल नेट पाता है मैम। इंटरनेट इशू की वजह से कई कई बार होता है, ऑडियो भी प्रॉपर नहीं आती। हाँ जी। इंटरनेट इशू जो होता है। अब इसमें तो मुझे लग नहीं रहा कुछ पढ़ाने का है ई लर्निंग और एम लर्निंग में। ये मैम जब खुद से और पढ़ेंगे तब ज्यादा और सही से क्लियर होगा। हाँ अब जी। मैम आप एक बार मोटी चीजें। कंस्ट्रक्टिविज्म थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे फिर से? हाँ जी फिर से करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। कंस्ट्रक्टिविज्म तो मैम हुआ नहीं ना अभी यहाँ पे? नहीं यहाँ पे नहीं हुआ है, उसमें हुआ था। हाँ ठीक। यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे तो बस अभी पहुंचे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में। संरचनात्मकता क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या बताया गया भाई, जो कंस्ट्रक्टिविज्म जो लर्निंग है, इसके मुख्य प्रवर्तक कौन थे, किसने प्रपाउंडेड किया था, ये जॉन डेवी और प्याजे ने। प्राचीन काल से ही जो भी हमारे कंस्ट्रक्टिविज्म सिद्धांत थे, प्राचीन काल में विद्वानों ने कंस्ट्रक्टिविज्म विचारों को महत्व नहीं दिया था, क्योंकि उस समय बालक के खेलने कूदने को व्यर्थ एवं उद्देश्य रहित माना जाता था। जीन प्याजे ने इस पारंपरिक विचारों को नहीं मानते थे। उनके विचार थे कि खेलों का बालक के ज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए उन्होंने इन खेलों को बालक के विकास में महत्व दिया। जीन प्याजे मैम का थोड़ा स्लो पढ़ाइए मैम, बहुत स्पीड पढ़ा रहे हैं आप। नहीं बेटा, ये मैं एक बार पढ़ रही हूँ ना, मैं समझाऊंगी ना, फिर समझाऊंगी मैं एक बार तो रीड आउट करती हूँ। इसलिए उन्होंने इन खेलों को बालक के विकास में महत्व दिया। जीन प्याजे ने कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग सिद्धांत अनेक लर्निंग सिद्धांतों और शिक्षा के क्षेत्र में अनेक शिक्षण विधियों पर अपना प्रभाव डाला है। कंस्ट्रक्टिविज्म ज्ञान का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। कंस्ट्रक्टिविज्म के कंसेप्ट यह क्या है, हमारे कोग्निटिविज्म के कंसेप्ट पर आधारित है। इसके अनुसार कोई भी बालक जो सीखता है उसे पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। संरचनात्मक अधिगम के प्रवर्तक बालक कोरी स्लेट का खंडन करते हैं। उसके अनुसार बालक खाली स्लेट नहीं होते हैं, क्योंकि प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य होता है। शिक्षण करने से पहले अध्यापक छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानता है, फिर टीचिंग का प्रारंभ करता है, अर्थात बालक को कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य होता है। इसके अनुसार लर्निंग किसी भी विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान को ग्रहण करने तक सीमित नहीं है, अपितु यह लर्निंग वह है जिसमें विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण करने के लिए सक्रिय होकर संलग्न रहता है। इसमें देखो भाई ये बताया गया है कि जो हमारे कंस्ट्रक्टिविज्म का जो पॉइंट है वो किसने दिया है, हमारे जॉन डेवी और प्याजे ने दिया है। उन्होंने ये बोला है, पहले के लोग जो होते थे प्राचीन समय में, वो ये मानते थे जो कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, यानी कि हमें पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का खेलों में भी विकास करना है। ठीक है, तो बच्चा क्या है, खेल खेल के जरिए भी सीख सकता है। तो प्राचीन समय में ये नहीं मानते थे। पहले क्या धारणा थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे, पता नहीं क्या थी, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे बेकार। ऐसे कुछ नवाब कहावत बनोगे मैम। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब हाँ उल्टा हो हाँ गया मैम। हाँ हाँ, तो अब उल्टा हो गया। तो उस टाइम पर क्या था, जो कंस्ट्रक्टिविज्म का जो कंसेप्ट था उसको ऐड नहीं कर रहे थे, लेकिन जो जॉन डेवी है प्याजे हैं, उन्होंने ये माना कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए खेल भी उतने ही जरूरी हैं, बच्चे की ग्रोथ के लिए खेलों का भी उतना ही महत्व है। इसलिए इन्होंने जो खेल हैं उनको बच्चों के विकास में इम्पोर्टेंट माना, और कंस्ट्रक्टिविज्म का जो कंसेप्ट है उसको भी शिक्षा में जोड़ा कि हमें क्या है, बच्चों का जो कंस्ट्रक्टिविज्म का कंसेप्ट है उसको भी हमें शिक्षा के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ऊपर, हमारी जो टीचिंग की जो मेथड है उसके ऊपर भी इफेक्ट डालता है। और जो हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म है वह ज्ञान का क्या एक साइकोलॉजिकल सिद्धांत है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, हम जो कोग्निटिविज्म है उसके कंसेप्ट पर भी आधारित है, जो कोई भी बालक सीखता है। अब तो देखो, एक तो खेलों की बात कही उसने, दूसरा पहले ये मानते थे कि बालक तो कोरी स्लेट के समान होता है, उसको कुछ नहीं आता, लेकिन इन्होंने ये भी माना कि बच्चे के दिमाग में कोई ना कोई तो जो कोई ना कोई कंसेप्ट अवश्य होता है। बच्चा जब नर्सरी क्लास में आता है, ऐसा नहीं है कि उसे कुछ नहीं आता, उसको पता है एप्पल कैसा दिखता है, क्या होता है। ठीक है, तो इन्होंने बच्चे के विकास
विकास के लिए एक तो क्या माना कि खेल भी उतने ही जरूरी हैं, गेम्स भी उतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, और दूसरी ये बात मानी कि बच्चे के अंदर कोई ना कोई कंसेप्ट जरूर होता है उसके दिमाग में, वह बिल्कुल कोरी स्लेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने अपने इसमें माना, जिसमें विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। इसके अनुसार लर्निंग किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित ज्ञान को ग्रहण करने तक सीमित नहीं है, अपितु लर्निंग वह भी है जिसमें विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण क्या है, सक्रिय होकर करता रहता है। ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म में दो कंसेप्ट को इन्होंने जोड़ा, एक तो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए हमें गेम को भी ऐड करना चाहिए, और दूसरा बच्चे को बिल्कुल खाली नहीं समझना चाहिए, बच्चे के दिमाग में कोई ना कोई कंसेप्ट अवश्य होता है। आगे आता है आपका रचनात्मकतावाद की परिभाषा है। डेफिनेशन देखो भाई, अलग अलग लोगों ने अलग अलग दे रखी है, जिसकी आपको इजी लगे। देखो भाई, इसने दिया है आपका ब्रूनी, शो एवं रोनिंग के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टिविज्म में अधिकतर यह चर्चा होती है कि हमें इंडिविजुअली और सोशली दोनों प्रकार की क्रियाओं को इसके अंदर ऐड करना चाहिए, और इन दोनों क्रियाओं को ऐड करते हुए हमें क्या है, लर्निंग का काम पूरा करना चाहिए। ठीक है, ये बताया गया है। यानी कि देखो, इंडिविजुअल एक बच्चा हो गया, सामाजिकरण कैसे हो गया कि जो हमारी गेम खेलेगा तो भी सामाजिकरण की भावना आती है, क्लास में बच्चों के साथ पढ़ रहा है तो भी क्या है, हमारे सामाजिकरण की भावना आती है। तो क्या है, आपको जिसकी इजी लगे उसकी आप कर लेना। यहाँ पर जोकिंस ने बोला है, विभिन्न आधारों पर आधारित कंस्ट्रक्टिविज्म इस विचार से प्रभावित है कि अंडरस्टैंडिंग का विकास जो हमारा अधिगम करता है, जो लर्नर है, उसके एक्टिव सहयोग से होता है। देखो बेटा, अगर बच्चा एक्टिव रहेगा, यानी कि अगर बच्चा गेम में है तो वह एक्टिव भी ज़्यादा रहता है, उसका माइंड भी फ्रेश रहता है, स्ट्रेस में नहीं आता है, बजाय कि एक बच्चा जो गेम नहीं खेलता, पूरा दिन घर में रहता है, अकेला रहता है, तो वो क्या है, स्ट्रेस में आ जाता है। लेकिन ये वाले बच्चे स्ट्रेस में नहीं आते हैं। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्टिविज्म की कुछ आपको नेचर्स दी गई है। नेचर में क्या बताया गया है, कंस्ट्रक्टिविज्म में स्वयं के प्रयत्नों से ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान की स्वयं रचना करने से संबंधित प्रोसेस के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म में ये बोला गया है कि बच्चा अपने स्वयं के प्रयत्नों से, स्वयं के जो भी अपने स्वयं के प्रयास से ज्ञान को प्राप्त करता है, और इसी प्रोसेस के ऊपर इसमें सारा फोकस होता है। इसमें क्या है, जो अपनी हमारी प्राचीन जो क्लासेस थी उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होता, बल्कि विद्यार्थी के माइंड क्या है कि सीधे ही विद्यार्थी के मस्तिष्क में रखने की कोशिश की जाती है। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया की बजाय उसे क्या है, जो परिणाम मिलने वाले हैं बच्चे से, उसकी तरफ ध्यान दिया जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई में नहीं है तो उसको गेम में डाल दीजिए। मेन यहाँ पर हमें क्या देखना है कि बच्चे को सक्सेस करना है, बच्चे को सफल बनाना है। जरूरी नहीं है कि बच्चा क्या है आपका उसी से सफल हो, पढ़ने से ही सफल हो। आप क्या कर सकते हो, उसको किसी गेम में भी डाल सकते हो। कंस्ट्रक्टिविज्म मैम यह हम कहता सब है, मैम हेलो मैम, हाँ जैसे जी, कि हम सब मतलब मतलब जब हम सब यहाँ पे बिहार का मैम यही ट्रेंड है कि मतलब खेल कूद तो मतलब विद्यार्थी को मतलब करवाया ही नहीं जाता है, सिर्फ पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो वो मतलब प्रेशर मतलब बचपने से वो प्रेशर आते रहता है, वो एक मतलब बहुत वेपन की तरह यूज हो रहा है मैम, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, अब हमारे, मैं अपने हरियाणा की बता रही हूँ, हरियाणा में तो अब लोगों को समझ में आ गया। अब आप भी देखते होंगे ओलंपिक में सबसे ज्यादा बच्चे हमारे ही जाते हैं हरियाणा के। यहाँ के लोगों को समझ में आ गया कि जो बच्चा भाई नहीं चल रहा ना पढ़ाई में, उसको गेम में डाल दो। ठीक है, तो ये हर जगह की, हर प्लेस की अलग अलग सोच है। कुछ साल पहले जब हम पढ़ते थे तो हम खेलों में नहीं जाते थे, हमने गेम नहीं खेले थे इतने, जितना ट्रेंड अब हो गया है। तो आपके वहां पे भी धीरे धीरे सोच क्या है, चेंज हो जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा। भाई यहाँ का तो सिनेरियो अब चेंज हो गया है। ठीक है, बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ उसकी डेवलपमेंट में गेम का भी उतना ही रोल है। हाँ सुतोष, बोलो बेटे। यस मैम, समझ गया मैम, लेकिन यहाँ पे मतलब बिहार में ये ट्रेंड है मैम, मतलब यहाँ पे ज्यादा मतलब जैसे कि हम सबको एक क्रिकेट खेलने का मतलब शौक था, लेकिन वो मतलब
धीरे धीरे पढ़ाई के प्रेशर के चलते मैम वो सब चीज छूटने नहीं लगा है देखो, मैम। अब आशुतोष ये चेंज आएगा, ये चेंज कब आएगा? आने वाले 10 सालों में आ जाएगा। आप लोगों ने वो प्रेशर झेला, तो आप अपने बच्चों को वो प्रेशर नहीं करोगे अब आप, है ना? तो आएगा, चेंज तो आएगा, 10 साल बाद आ जाएगा, है ना? अब आपका जो खेलने का शौक था वो मर गया, लेकिन आप अपने बच्चों का शौक नहीं मारोगे। अगर उनका खेलने में ध्यान है तो आप उनको दोगे परमिशन, उनको वो पढ़ाई की तरफ नहीं झोंकोगे, है ना? और आज के टाइम पे तो ना खेलने वाले जल्दी सक्सेस हो रहे हैं, मुझे लग रहा है, पढ़ने वालों के बजाय। इससे भी ज्यादा जो यूट्यूब पे ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तो आजकल है ही नहीं। नहीं भाई देखो, पढ़ना भी जरूरी है समाज के लिए। अब सारे ही गेम में चले जाएंगे, सारे ही यूट्यूबर बन जाएंगे, तो भाई एजुकेशन हमारे मतलब देश की प्रॉपर डेवलपमेंट एजुकेशन, कैसे होगी? मतलब प्रॉपर एजुकेशन मैम जरूरी है, प्लस मैम एक्टिविटीज, कोकुलर एक्टिविटीज भी करना चाहिए ताकि मेंटली मैम फिट रहे। हाँ यहाँ पे जी। ये नहीं, यहाँ का मतलब ये है कि मतलब पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ये ट्रेंड चलते आ रहा है। नहीं अब तो मतलब बेटा मेरा ही नहीं, मतलब अगल बगल का भी यही प्रेशर लाइज है, तो हाँ नहीं, वही मैं बहुत मतलब मैंने बता दिया था आपके यहाँ पे, जब पेरेंट्स पूरी तरह से पढ़े लिखे हो जाएंगे तो ये प्रेशर खत्म हो जाएगा। मतलब मैम आप मानते हैं कि बिहार में लोग पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं मानती बेटा। अब देखो, हमारे यहाँ पे हमारे नहीं मम्मी वो पापा नहीं है, बोल रहे हैं, मतलब वो ना एक 10th तक कोकुलर पढ़े हुए हैं। एक्टिविटीज होना हमारे चाहिए मम्मी ताकि पापा है वो 10th तक पढ़े हुए हैं। आपके में हो सकता है जो आपके मम्मी पापा है वो बिल्कुल भी ना पढ़े हो, या फिर हो सकता है कम ही पढ़े हो। उस चीज का फर्क पड़ता है। अब आगे हम जो आ गए हैं, हम जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें कंप्लीट पूरी स्टडी करवाई, तो उनके विचारों में हमारे विचारों में भी डिफरेंस आ गया। वो 10 तक पढ़े थे, उन्होंने हमें सिर्फ पढ़ने के लिए मोटिवेट किया, कभी गेम में नहीं जाने दिया। लेकिन अब हम क्या मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई बच्चा गेम में जाता तो गेम में जाए, जहां पे जाना चाहता है वहां जाए। हमें तो बच्चे की क्या है, सक्सेस चाहिए है, चाहे वो किसी भी उसमें हो जाए सक्सेस। मैंने मैम ये आप नहीं बिहार बोला से कि हैं? बिहार के, एक बात मैम बताओ, बट मैंने नहीं बोला लिटरेसी कि रेट बिहार के पढ़े बिहार लिखे में हैं। बहुत कम है। जितने, मेरी भी बात सुनो, जितने भी आईएएस आईपीएस ऑलमोस्ट बिहार से ही निकलते हैं। जी मैम मैम। बट लिटरेसी रेट बिहार में बहुत कम है और केरला में सबसे ज्यादा है, ये रिपोर्ट नहीं के अकॉर्डिंग, ये नहीं मेरे नहीं, राजस्थान में भी कम है, बिहार से ज्यादा नहीं कम नहीं राजस्थान में है। नहीं, आप देख लेना, गूगल कर लेना आप। नहीं नहीं, गूगल करके देखोगे ना बेटा, तो बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है। हाँ जी हाँ, केरला का सबसे ज्यादा है। मैम 2 मिनट में बोलूँ क्या? मैं भी बिहार हाँ से हूँ। मेरा ये कहना है ना मैम कि पूरे आप बिहार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली की बात कही, बात एक ही चीज है कि माइंडसेट कैसी है लोगों की। और हाँ जी। माइंडसेट जो होता है ना, वो डिसाइड करता है कि आप किस में जाना चाहते हो। और हाँ जी। बिहार में मैम कोई माइंडसेट नहीं है। बिहार का माइंडसेट बस एक ही है कि आप आपस में ही बढ़ जाते हो। अगर आपका बगल वाला सरकारी रिश्तेदार अगर, नौकरी ले लो। बिहार में मैम क्या होता है ना, आपका पड़ोसी भी अगर अच्छा करता है ना, तो वहां पे वो नहीं है। मतलब एक होता है ना कि मिलजुल के आगे बढ़ना, वहां पे क्या होता है, आप अच्छा करो तो क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है। जलनशील भावना हो जाता है तो मैम। बिहार में बस माइंडसेट का प्रॉब्लम है, बाकी बिहार में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी देखो सब कोई कुछ अच्छा चेंज बस। तो आएगा रोशन। देखो अब आप लोग पढ़ रहे हो, अब ऑलमोस्ट बच्चे बिहार से हो मेरी क्लास में, तो अब आगे आने वाले 10 ईयर में आपका सिनेरियो चेंज हो जाएगा। नो मैम, नेवर। बिकॉज वहां नहीं हो सकता मैम, रीजन बताता हूँ मैं। वहां पे क्या है ना कि आप हमेशा इलेक्शन से पहले देखोगे कि कास्ट को लाकर रख दिया जाता है और वोट ले लिया जाता है। उसके बाद फिर 4.5 साल तक लोग सोए रहते हैं। फिर उन्हें याद आता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पासवान हूँ, मैं दलित हूँ। फिर 6 महीने के बाद फिर सब सो जाते हैं 4.5 साल के लिए। तो बिहार नहीं, मैम अब कभी आगे नहीं देखो, बदलने वाला है। अब जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी ना, तो उसमें आएगा बेटा, चेंज तो आएगा। मैम आप ही नहीं तो पढ़ाया मुझे सीडीपी में भी और इसमें भी कि एजुकेशन से मैम चेंज नहीं आता। एजुकेशन मतलब क्या होता है, जैसे ए फॉर एप्पल, ये एजुकेशन है। पर ए फॉर एप्पल, बट आपको ये पता होता है कि एप्पल के अंदर विटामिन होता है, अगर मैं वो लेके खाऊंगा ना तो मेरा आंख स्वस्थ रहेगा। तो बिहार में लोगों को ये पता है कि मैं एक इंसान हूँ। अब मेरे इंसान के पीछे एक टैग लगा है कि मैं भूमिहार हूँ, ब्राह्मण हूँ, पासवान हूँ, और हलखोर हूँ, डोम हूँ,
दुसा दूं, बस इतना ही में बिहार रहता है मैम। बिहार कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, लिख लीजिए आप। ऐसा नहीं है, नहीं आगे बढ़ेगा। तुम बिहार में हो तो यही बोल रहे हो कि बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने देखा है पिछले हाँ 5 हाँ। सालों से ऑब्जर्व किया। एक बात बताइए, नीतीश कुमार एक बार बोलते हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, पर वो चले जाते, वहां के लोग फिर से वोट देते हैं नीतीश कुमार। क्यों? नीतीश के अलावा पूरे बिहार में कोई नहीं है। सुनो ना, सही नीतीश को है, इसलिए बस वोट बस देते हैं क्योंकि वो लड़की की शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए उसको वोट दिया जाता है। आने वाले अरे टाइम में हो सकता है सिखा एजुकेशन सिखा बढ़ेगी बस तो बेटा नेता भी तो बस। बदल सकता है ना, बिहार भी बदल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलेगा। नहीं, सारी चीजें बदलेंगी बेटा, देखो बदल रहा है। मत सोचो, बहस हाँ, मत करो प्लीज, ठीक है? कुछ भी परमानेंट नहीं रहता। हाँ, वही ना, कुछ परमानेंट भी कुछ नहीं परमानेंट नहीं रहता। होता है। मैम, और जितने सारे सब थॉट्स दिए ना बिहार के प्रति, ऐसा नहीं है, ये सब थॉट्स हर स्टेट में हैं बस। हाँ, हर स्टेट में बेटा, हर स्टेट। मैं तो खुद बोल रही हूँ, ऑलमोस्ट जितने आईपीएस निकलते हैं ना वो बिहार से मिलते हैं। आपको देखना, हमारे हरियाणा के आईपीएस बहुत कम मिलेंगे। और हरियाणा में खेल के प्रति बोला जाता है कि हाँ खेलो खेलो, हाँ उसमें हाँ, उधर खेल के प्रति हरियाणा। यहाँ पे ज्यादा है। हाँ, हाँ आप ये मैम देख लो, फौज में बहुत सारे बंदे आपको हरियाणा, राजस्थान, पंजाब से मिलेंगे। मैम मैंने माइंडसेट की बात इसलिए की, मैंने यूपीएससी की तैयारी मैम मैंने क्यों किया पता है? बिहार में वही पूरे दरोगा थे, सब कुछ थे, पर दरभंगा से मैं हूँ मैम। वहाँ मन्नू महाराज आए थे मैम, 1 महीने बस वो रहे थे और सबके माथे पे हेमलेट हेलमेट, हर लड़की सुरक्षित हो गई, सबके पास मोबाइल नंबर था मन्नू फिर महाराज का। उनको तब बेटा, उनको फिर रहने नहीं दिया होगा उनको। ऐसे बंदों नहीं में मैम, ट्रांसफर बड़ी जल्दी करते हैं। तो वही तो मैम बोला मैंने कि मुझे उससे ये उस दिन मैं ये सीख लिया कि सिस्टम सही है, लोग भी सही हैं, बस क्या होता है ना कि माइंडसेट जो है ना वो इंसान का सही नहीं। एक बात बताइए मैम, दरोगा तो वही होगा, बस एक मन्नू महाराज हैं, उन्होंने पूरे दरभंगा के सिस्टम को चेंज कर दिया, ऑलमोस्ट हर क्राइम खत्म मैं हो भी गया वही मात्र दरभंगा एक से हूँ, महीने पर में। पता है लोगों ने ही उनको हटाया है। नहीं, पॉलिटिशियन ने हटाया था। नहीं, लोगों पॉलिटिशियन अपने मन से कैसे हटा दिया, लोगों ने मैम हम लोग उसके क्या लिए। कर अरे रहे हैं? चुप हो जा अरे भाई, चुप हो जा सुनिए, बहन, सारा बिहार को इतना सारा टॉपिक टारगेट शुरू मत कर करो। दिया। हम हम ही लोग अपने लोग कहाँ टॉपिक बदल से पे आ सकते कहाँ जाओ। हैं। चले गए। बस सिखा, बहुत बुराई कर ली तुमने, अपने स्टेट की बुराई नहीं करते। मैंने नहीं करी है। मैम जिसमें खास होता है ना उसी की क्रिटिसिज्म होती है। बिहार एक खास है, हर इलेक्शन होगा चाहे हरियाणा का, बिहार आएगा, लोकसभा का बिहार आएगा। अभी भी मोदी जी बैठे हैं ना बिहार की ही वजह से, अगर नीतीश जी हट जाए तो खत्म कहानी। हाँ चलो, बस अब हो गया ना कंप्लीट, अब अपने टॉपिक पे आ जाओ। ऐसा नहीं है, ठीक है, गलत फहमी है तुम्हारी। मैं तो ना इस मेहंदी के चक्कर में तुम्हें पढ़ा भी नहीं पा रही हूँ। वही अब लड़ाई खत्म होगी हो, वापिस हमारी बुक पे आ जाते हैं। हम यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पूरे इंडिया में घूम के आ गए हैं, है ना? यही बैठे बैठे केरला में भी जाके आ गए। बहुत खूबसूरत जगह बिहार में, कभी आइएगा जरूर। हाँ जाएंगे भाई, मेरे को तो वो महात्मा बुद्ध जहाँ पे, वो वहां पे जाना है एक बार। गया, गया में मिला था ना उनको। नहीं मैम, सबसे पहले मैम हम बिहार से शुरू होता सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा, वहां पहले जाइएगा। ठीक है जी, ठीक है, कभी मौका मिला तो जरूर जाएंगे। या मेरे साथ चलिएगा क्या? ना ना भाई, आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी, जाऊंगी तो घर वालों के साथ जाऊंगी, ऐसे भेजेंगे ही नहीं भाई। कितने ही या पढ़े कितने मैम ही या पढ़ लिख जाए भाई, आप वाली बात है, मेंटलिटी वही है लोगों की, भेजेंगे नहीं, अकेले कहीं घुमाए। नहीं, और मैम रोशन दिमाग खराब कर देगा। मैम आपके मुंह से एक बात निकल गया ना, वही सोसाइटी लेवल, तो आप कहाँ हाँ से हाँ कहती गया, कि चेंज हो जाएगा 10 साल बाद? बस एजुकेशन अब से मैम, आप इतने एजुकेटेड हैं तब भी आपके मुंह से ये निकल गया। हाँ हाँ सही है बेटा। तो चलो, अब आपका जो कंस्ट्रक्टिविज्म का जो टॉपिक था, ठीक है, उसमें मेन क्या था आपका, कि आपको एक ऐसा कंसेप्ट करना है कि आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ, उन्होंने बोला कि जो गेम है उनको भी आप इक्वल मानो, क्योंकि बच्चे की जो डेवलपमेंट है खाली पढ़ने से नहीं होगी, साथ साथ में अगर खेल है उनसे भी बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी होता है। क्योंकि बच्चे क्या है, जब खेलेंगे कूदेंगे तो उनको क्या है, वो एक नई एनर्जी उनके अंदर आती है और वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है।
और क्या बताया गया है इसमें, आपकी जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसकी नेचर में क्या क्या बताया गया है इसने। कंस्ट्रक्टिविज्म में स्वयं के परिवर्तनों से बच्चा क्या कर सकता है, अपना कंसेप्ट क्रिएट करेगा और स्वयं रचना करने संबंधी प्रक्रिया पर ही। इसमें क्या होता है कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चा अपना जो भी कोई काम है वो स्वयं सीखने की कोशिश करता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म यह अपेक्षा करता है कि जो भी हमारा स्टूडेंट है, जो भी वह नॉलेज प्राप्त कर रहा है, वह इस प्रोसेस में एक निष्क्रिय श्रोता बनकर ना बैठे, ठीक है। एक निष्क्रिय श्रोता सिर्फ सुनता नहीं रहे, वह अपना कंसेप्ट भी हमें दे, ठीक है। एक एक्टिव तौर पर विद्यार्थी अपनी क्लास में प्रेजेंट रहे और सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसमें वह पार्टिसिपेट करे। कंस्ट्रक्टिविज्म के इस धारणा से में अटूट विश्वास है कि सीखने वाला तभी अच्छी तरह से सीख सकता है जब वह क्या है, बिल्कुल फ्री माइंड से होकर और एक्टिव तरीके से वहां पर प्रेजेंट होता है। अब टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में विद्यार्थी यानी कि जो भी हमारा स्टूडेंट है वह जो भी नॉलेज प्राप्त करता है और जो भी उसकी सृष्टि तथा और घटनाएं हैं उनमें अपने अपने अर्थ निकालने हेतु अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव को एक आवश्यक सामान के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उसने ये बोला है कि लर्निंग जो टीचिंग लर्निंग सिचुएशन है उसमें विद्यार्थी जितने भी, मान लीजिए मैंने तुम्हें 10 बंदों को बोलने का मौका दिया तो सबके क्या है अपने अपने आप मीनिंग निकालना शुरू कर देते हो या अपने अपने बिहाफ पर अपने ग्रुप देना शुरू कर देते हो। जो आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म है वो आपकी डिस्कवरी लर्निंग, आपकी पूछताछ विधि, आपका सोशल जो भी रिसर्च है, ये सारे अप्रोच इसके अंदर बालक में स्वयं के प्रयत्नों से, स्वयं के प्रयासों से क्या है, एक कोई नया ज्ञान उपलब्ध कराने या रचना करने पर जोर देता है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, एक गाइडेड डिस्कवरी है। बच्चे को सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। वह क्या करता है, खेल के साथ साथ वो जो भी दिमाग में उसके है उन सब चीजों को एक हमने एक गाइड कर दिया बच्चे को, उसी तरीके से क्या करता है, वह काम करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर केंद्रित और विषय केंद्रित उपआगम के प्रयोग का विरोध करता है। यानी कि इसमें ये बोला कंस्ट्रक्टिविज्म कि हमें टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड हमें अपनी क्लास बिल्कुल भी नहीं रखनी है। हमारा क्या है, मेन फोकस हमारे बच्चे के ऊपर होना चाहिए, उसके रिफ्लेक्टिव लेवल पर होना चाहिए और साथ ही साथ उसकी को करिकुलम एक्टिविटीज को भी इसमें शामिल किया गया है। हाँ जी, मेन बात यही है आपके कंस्ट्रक्टिविज्म में कि पढ़ाई के साथ साथ हमें को करिकुलम एक्टिविटीज को भी इसमें शामिल करना है। और क्या दे रखा है भाई आपके, अगला है आपका इसी में नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग। नेचर में तो बताया इसने, नेचर ऑफ लर्नर, सीखने वाले का क्या नेचर है और लर्निंग प्रोसेस की क्या नेचर है। सबसे पहले आती है आपकी नेचर ऑफ लर्नर, जो सीखने वाला है वो क्या चाहता है भाई, द लर्नर इज ए यूनिक इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात है कि जो लर्नर है, हर एक बच्चा क्या है, अलग है। एक जैसा माइंड ना तो किसी का है, ना एक जैसा बिहेवियर है, ना एक जैसा नेचर है, तो हर एक इंडिविजुअल क्या है, यूनिक है। दूसरी बात बताई गई है हमारी इंपोर्टेंस ऑफ बैकग्राउंड एंड कल्चर ऑफ द लर्नर। हमें ये भी क्लास में ध्यान रखना है बच्चे की क्या कल्चर है, ठीक है, बच्चे का क्या बैकग्राउंड है, सभी को क्या है, हमें अपनी क्लास में एक समान मानना है। दूसरी बात बताइए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लर्निंग, लर्निंग के प्रति लर्नर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे को क्या करना है, हमें मोटिवेट करना है उसकी लर्निंग के लिए। उसके बाद है आपका इंपोर्टेंस ऑफ द लर्नर एज ए यूनिक इंडिविजुअल। हाँ, ये बता दी हर एक बच्चा यूनिक होता है। बैकग्राउंड और कल्चर का भी हमें ध्यान में रखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लर्नर, कोई भी नया सब्जेक्ट जब बच्चा सीख रहा है तो ये बच्चे की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह उसको अच्छे से समझे और जैसे क्या है उसके अंदर अपनी कंसंट्रेशन के साथ क्लास में वह बैठे और तैयार रहे जो भी के एक्टिविटी उसे कराने जा रहे हैं, और वह एक्टिव बनकर किसी भी टॉपिक पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको साथ के साथ वह क्लियर करे। मोटिवेशन फॉर लर्निंग, लर्निंग के प्रति क्या है, बच्चे को हमें समय समय पर मोटिवेट करना है। अगर कहीं पर किसी बच्चे को मोटिवेशन क्या है, एक ऐसा वो है जिसमें एक नॉर्मल बच्चे को भी हम बहुत इंटेलिजेंट बना सकते हैं। अगर हम बार बार किसी बच्चे को बोलते तू नहीं कर सकता तो उसके दिमाग में यही कंसेप्ट आ जाता है कि वह नहीं कर सकता। लेकिन एक बिल्कुल नॉर्मल सा बच्चा, उसके दिमाग में आप ये डालो कि आप कर सकते हो, आप मोटिवेट कर रहे हो तो वह बहुत अच्छा करके दिखाता है, ठीक है। तो हमें मोटिवेशन करते रहना है। दूसरा बताया है इसमें नेचर ऑफ टीचर, टीचर का
क्या नेचर है आपके कंस्ट्रक्टिविज्म में? टीचर का, अध्यापक का स्थान पारंपरिक अध्यापक से, जो प्राचीन जो क्लासेस थी उनसे अलग होता है। प्राचीन में तो क्या होता था, जो हमारे गुरुजी हमें एक पेड़ के नीचे बैठाकर अपना भाषण देते रहते थे, बच्चे सुनते रहते थे, वो कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन अब यहाँ पर ये आने के बाद टीचर क्या कर रहा है, एज ए फैसिलिटेटर के तौर पर बच्चे का काम कर रहा है। यहाँ पर टीचर का रोल क्या होता है, एज ए फैसिलिटेटर का होता है। ठीक है, वह केवल क्या है, भाषण नहीं देता, वह अपने बच्चों के विचार विमर्श भी करता है, वाद विवाद भी होते हैं क्लास में, और आवश्यकता पड़ने पर वह टीचर क्या है, क्लास में क्वेश्चन भी पूछता है। तो जो हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग है उसमें विद्यार्थी एक्टिव अपना रोल प्ले करता है, और टीचर विद्यार्थी के एक फैसिलिटेटर की भूमिका यहाँ पर निभाता है। ठीक है, यानी कि मान लो मैंने क्लास में कोई एक्टिविटी करा दी। प्राचीन क्लासेस तो क्या होती थी, सिर्फ गुरुजी क्या देते थे, भाषण देते थे, एक लेक्चर मेथड के जरिए पढ़ाते थे। लेकिन अब इसमें हमारी को कैरिकुलम एक्टिविटीज भी शामिल हो गई है। कुछ चीजें हैं, जैसे हम अपने कल्चर की चीजें हैं, कल्चर की चीजें बच्चे को कैरिकुलम एक्टिविटी से सीखते हैं। ठीक है, तो उसमें बच्चे का क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, बच्चे के साथ सारे काम होते हैं। यहाँ पर टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर के तौर पर उसको समझाता है, क्लास में विचार विमर्श भी होते हैं, बच्चों को क्या है, क्विज कंपटीशन वगैरह भी कराए जाते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद बताया इसने नेचर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस की क्या नेचर है। अब जो कंस्ट्रक्टिविज्म जो भी हमारे विद्वान है उनके अकॉर्डिंग लर्निंग में क्या होना चाहिए, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा, कोई भी लर्नर है, वो क्या होना चाहिए, एक्टिव तरीके से होना चाहिए। इसमें स्टूडेंट के जो भी प्रिंसिपल हैं, जो भी तथ्य हैं, वो आदि के बारे में जानकर पढ़कर सीखता है। वह पुस्तकों, दूसरों के साथ कहे गए कथनों, अपने आसपास के वातावरण, परिस्थिति और दूसरों से बातचीत करके सीखता है। यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म वाले ये बोल रहे हैं कि बच्चा एक्टिव रहता है, और बच्चा जो भी सिद्धांत सीख रहा है, जो भी तथ्य सीख रहा है, वह खाली क्या है, लेक्चर सुनने से नहीं सीख रहा, बहुत सारी चीजें क्या कर रहा है, वह प्रेयर के ग्राउंड में भी सीख रहा है। जैसे डिसिप्लिन की बातें हैं, जब बच्चे प्रेयर में खड़े होते हैं तो वहां पर वह सीख रहा है। तो बच्चा क्या है, खाली पुस्तकें पढ़कर ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है, यहाँ पर बच्चा अपने इन्वायरमेंट के साथ दूसरों से बातचीत करके, और जो भी हमारे सराउंडिंग में जो भी सिचुएशन है उनके अकॉर्डिंग भी बच्चा सीख रहा है। ठीक है, तो सीखना केवल हमारे, इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म वाले ये बोलते हैं कि सीखना केवल हमारे माइंड की प्रोसेस ही नहीं है, बल्कि इसमें हमारे कुछ बाहरी तत्वों का भी क्या होता है, हमारी बाहरी संरचना या बाहरी साधनों से भी हमारा माइंड डेवलप हो सकता है। यानी कि खाली पुस्तकें पढ़ने से ही बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा, बच्चे को समय समय पर को कैरिकुलम एक्टिविटीज में, गेम में भी आप डालोगे, तभी वह क्या प्रॉपर तरीके से क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। अगर हम पूरे साल उनको लेक्चर देते रहेंगे तो बच्चा 2-4 दिन तो अच्छे से सुनेगा, उसके बाद वह बोर हो जाएगा, और क्लास में भाई टीचर आया पढ़ा के बोलेगा, मैडम की तो आदत ही है ऐसे, चली जाएगी ऐसे पढ़ा के 2 मिनट। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म वाले यही बोलते हैं कि बच्चे को अगर हमें एक्टिव रखना है तो हमें पढ़ाई के साथ साथ को कैरिकुलम एक्टिविटीज को भी शामिल करना है। ठीक है भाई, आ गया समझ में कंस्ट्रक्टिविज्म का पॉइंट, मीनिंग हुआ क्लियर? यस मैम। अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी, विद्यार्थी को किसी भी नवीन ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य में सक्रियता से भाग लेना कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग का मुख्य विशेषता है। क्या है भाई, कोई भी नया ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य है कि बच्चा जब एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करेगा तो क्या रहेगा, ये कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग की मुख्य विशेषता। मेन क्या है, बच्चे को एक्टिव रखना है आपको। ठीक है, और पूरा दिन आप ये देखो, अगर बीच में गेम नहीं आते ना, गेम का पीरियड नहीं आता, तो बच्चे पूरा दिन सोए रहते हैं। जब उनको ये बताने भाई हमारा तो गेम का पीरियड लगा, बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही क्या है कि बच्चे को हमें एक्टिव रखना है क्लास में। दूसरी बात बताई गई है, विद्यार्थी के ऊपर जो भी ग्रुप है उसका वातावरण क्या होना है, लोकतंत्रात्मक होता है। इसमें विद्यार्थी को किसी नए कंसेप्ट के अधिगम प्रक्रिया के दौरान अपने विचार प्रस्तुत करने और दूसरों विचारों को आग्रह करने पर पूर्ण स्वतंत्रता होती है। कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग में विद्यार्थी का जो इन्वायरमेंट होता है वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक होता है। बच्चा अपनी क्लासरूम में क्या है, बिल्कुल बन के नहीं बैठता है, बच्चा अपने आइडियाज भी यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, अपने विचार प्रस्तुत करने और दूसरों के विचारों को सुनने का उसे पूरी स्वतंत्रता होती है। आगे बताया गया है, विद्यार्थियों के मध्य परस्पर इंटरेक्शन होना चाहिए। ये लर्निंग के लिए एक बड़ी विशेषता मानी जाती है, क्योंकि अगर जिस भी
आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटरेक्शन नहीं होगा तो वह हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो पूरी तरीके से क्या है, सफल नहीं हो पाएगी। आगे ये बताया कंस्ट्रक्टिविज्म जो हमारी धारणा है, जो लर्निंग है वह चाइल्ड सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। इसमें टीचर क्या है, सिर्फ एक फैसिलिटेटर का रोल निभाता है और ये खाली क्या है, चाइल्ड मतलब सिर्फ सब्जेक्ट सेंटर्ड भी नहीं है, सब्जेक्ट के साथ साथ को करिकुलम एक्टिविटीज को भी इसमें शामिल किया गया है। आगे आता है आपका इसमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, इसी में बता दिया कंस्ट्रक्टिविज्म में ही। क्या बताया है भाई कि किस प्रकार हम अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्शन टू द सब्जेक्ट मैटर, एंगेजिंग एंड मोटिवेशन द लर्नर, असेसमेंट करके यूज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी इन एजुकेशन। सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट मैटर को सिलेक्ट करना है। दूसरा पॉइंट बताया गया है हमें अपने लर्नर को उसमें एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट कराना है और उसको समय समय पर मोटिवेट करना है, उसके बाद उनका मूल्यांकन करना है। और फोर्थ पॉइंट बताया है अगर हमें अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को और क्या बनाना है, डेवलप करना है, तो हमें इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी को भी एजुकेशन में हमें जगह देनी होगी, क्योंकि तभी बच्चा क्या है, प्रॉपर तरीके से क्लासरूम में एक्टिव रह पाएगा। ठीक है, अगर आप बीच में लंच ब्रेक नहीं करोगे ना तो बच्चे क्या है, क्या लास्ट पीरियड तक सुन पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। बीच में क्या है, उनको आधे घंटे का आपका लंच मिल जाता है, लंच का ब्रेक मिल जाता है, तो बच्चे उस टाइम पे खेलते भी हैं, कुछ बच्चे आराम से बैठते हैं, तो उनका माइंड क्या है, फिर से दोबारा से काम करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये थी आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म की टॉपिक। उसके बाद आता है आपका लर्निंग स्टाइल। कंस्ट्रक्टिविज्म का हो गया बेटा क्लियर। इसमें मेन आपको यही लिखना है कि हमें पढ़ाई के साथ साथ जो भी को करिकुलम एक्टिविटी है या जो खेल है उसको भी हमें पढ़ाई में शामिल करना है। अब अगले वाला करें, लर्निंग स्टाइल। जी मैम। चलिए देखिए लर्निंग स्टाइल क्या होता है बेटा। लर्निंग के स्टाइल से अभिप्राय प्रत्येक जो स्टूडेंट है उसके सीखने का एक अलग स्टाइल होता है। ठीक है, अलग स्टाइल होता है। अगर हम टेक्निकल रूप से देखें तो जो एक इंडिविजुअल की जो लर्निंग शैली है वो क्या है, से अभिप्राय एक स्टूडेंट सूचना को एकत्रित करता है और उसे संभाल कर रखता है, यानी कि सिखाने के या सीखने के डिफरेंट स्टाइल को ही हम लर्निंग स्टाइल बोलते हैं। अब आप खुद से देख लो, कुछ बच्चों को तो क्या है शांत माहौल में पढ़ने की आदत है, कुछ बच्चों को क्या है वो सबके साथ बैठ के भी पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे क्या है आराम से नीचे बैठ के पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे क्या घूमते हुए पढ़ते हैं। तो ये सबका क्या है लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है और हर एक इंडिविजुअल की जो सीखने की जो शैली होती है, जो स्टाइल होता है वह अलग होता है। कुछ बच्चे को क्या है खेल खेलते खेलते समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को क्या है पूरा कंसंट्रेट करेंगे तभी उसको सीख पाएगा वह, कुछ बच्चे क्या करते हैं बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इनके सबका क्या है सीखने का स्टाइल अलग अलग है। कुछ बच्चे प्यार से सीखेंगे, कुछ बच्चे डांट से सीखेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे खेलते खेलते सीख जाएंगे। अब देखो इसमें एक एग्जाम्पल लिया है, या अगर हम छात्रों को कहा जाए कि आपको एक क्लॉक का निर्माण कैसे किया जाए, तो कुछ विद्यार्थी तो मौखिक इंस्ट्रक्शन की प्रोसेस दोबारा समझाते हैं, जबकि कुछ छात्र घड़ी में स्वयं परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी का लर्निंग स्टाइल भिन्न होता है। यहाँ पर आप इंडिविजुअल लर्निंग शैली व्यक्ति के संज्ञान, उसके इमोशन, इन्वायरमेंट या पूरा एक्सपीरियंस पर निर्भर करती है। तो एक टीचर के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने छात्रों की लर्निंग स्टाइल के बारे में जाने और उसके बाद ही वह अपने टीचिंग की प्लानिंग करे। लर्निंग स्टाइल का मीनिंग क्लियर हुआ कि सबकी जो सीखने का है वो स्टाइल क्या होता है, अलग अलग होता है। अब आपकी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे होंगे, कोई किसी तरीके से समझ में आता है, किसी को किसी तरीके से समझ में आता है। ठीक है, किसी बच्चे को एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आता है, किसी को बुक में पढ़ते ही समझ में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमें सबके टीचर को अपनी क्लास में पहले सबको देख लेना है कि किस बच्चे को किस तरीके से समझ में आता है, फिर उसको अपनी एक कंबाइंड स्टाइल उसको क्या करना है, यूज करना है।
अब देखो टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल में इसने दिया है, तो है विजुअल लर्निंग स्टाइल, बच्चा देखकर। दूसरा है आपका ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल, जिसमें बच्चा सुनकर शिक्षा ग्रहण करता है। एक बच्चा है रीडिंग एंड राइट लर्निंग स्टाइल, रीड करता है, लिख के दिखाता है, तब उसको समझ में आता है। एक आता है आपका काइनेस्टिक लर्निंग स्टाइल, विजुअल। देखिए सबसे पहले आती है आपकी विजुअल लर्निंग स्टाइल। इसका अभिप्राय है उस स्टाइल से है जिसमें बालक इंफॉर्मेशन को देखकर अपने माइंड में स्टोर कर लेता है। ऐसा बालक प्राय पढ़ना पसंद करता है, उसकी लेखनी अच्छी होती है, वह कलर्स एवं जितनी भी आपकी पिक्चर्स होती है उनके प्रति जागरूक होता है। ऐसे बालक प्राय व्यक्तियों को उनके नाम के स्थान उनके चेहरे से याद रखते हैं और वार्तालाप करते समय आई कॉन्टैक्ट करते हैं। इसमें देखो भाई विजुअल लर्निंग स्टाइल, इसमें बच्चा क्या है देखकर चीजों को स्टोर कर रहा है, सुनकर नहीं कर रहा है। यहाँ पर बच्चा देखकर चीजों को, जैसे ही बच्चे को कोई चीज दिखाई तो वह उसकी पिक्चर अपने माइंड में सेट कर लेता है। ऐसे कई बार ऐसा होता है ना हमारे पास, हम भी बहुत सारी चीजें देखकर सीखते हैं। अब मेरे को मान लीजिए मेरा कोई बच्चा है स्टूडेंट जिसको मैंने कभी 10 साल पहले पढ़ाया होगा, तो मैं उसका नाम भूल जाती हूँ, लेकिन उसकी जो पिक्चर है जो उसकी वो नहीं भूल पाते हम, है ना। नहीं होता ना, आपकी कोई भी क्लासमेट है, कभी कोई बचपन में आपके पास साथ पढ़ा होगा 2nd 3rd क्लास में, तो आप क्या है उसको नाम तो उसका भूल जाते हो, लेकिन जो उसकी शक्ल है वो नहीं भूलते हैं हम लोग। तो इसमें यही बताया गया है कि विजुअल लर्निंग में हम देखकर सीखते हैं, सूचना को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर हम हो सकता है कि उसका नाम भूल जाए लेकिन उसका चेहरा हमेशा याद रखते हैं। इसमें आई कॉन्टेक्ट रखा जाता है, ये इसमें बताया गया है। और इसमें है आपके विजुअल लर्निंग स्टाइल में सहायक साधन कौन कौन से भी, छात्र को किसी भी प्रकार का निर्देशन लिखकर देना ताकि वे उसे आसानी से समझ सके। दृश्य अधिगम सामग्री जैसे चित्र, चार्ट, ग्राफ, नक्शे, मुख्य बिंदुओं को क्या है आप ब्लैक बोर्ड पर लिखना आदि का उपयोग करें। देखो भाई अब आपके दृश्य यानी कि ऐसी चीजों का हमें उपयोग करना है जिसको क्या है बच्चा देखकर उन चीजों को समझ सके। तो सबसे पहले क्या है बच्चे को सिखाने के लिए चार्ट का प्रयोग करें। आप कोई भी पिक्चर, ग्राफ, कोई भी नक्शे या कोई अन्य पॉइंट जो आप ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हो जिसको बच्चा क्या है देख सके, ठीक है, तो उसको वो चीजें जल्दी समझ में आ जाएगी। इसको हम क्या है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी इस लर्निंग में शामिल कर सकते हैं। भाषा के विषय में पढ़ाते इसमें बच्चों को क्या है अगर हम उनको मॉडल दिखाते हैं ताकि छात्र क्या है उसको लैंग्वेज को, जो भी उसकी टर्मिनोलॉजी है, जो व्याकरण है, जो विराम चिन्ह है, वो आदि को आसानी से सीख सकते हैं। इसमें फ्लैश कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। छात्रों से वार्तालाप करते समय जहां तक संभव हो उनको प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करें, उनको डायरेक्ट दिखाएं चीजों को। छात्रों को सूचना प्रदान करते समय सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मौखिक निर्देश देते समय ये ध्यान रखें कि छात्र किसी भी प्रकार की त्रुटि को निसंकोच पूर्ण कर सके। तो दृश्य में क्या बताया गया कि देखकर बच्चे सीखते हैं। ऑडिटरी में यही बच्चा सुनकर चीजें सीखता है, जैसे बच्चा कहानी सुनता है, चुटकुले सुनता है, ये सारी चीजें, संगीत, कला, ये सारी क्या है सुनकर सीखता है। और धीरे धीरे क्या है पढ़ता है और फिर लिखने में प्राय कठिनाई का अनुभव करता है। जो बच्चा सुन के ज्यादा कर रहा है ना उसको लिखने में क्या आ रही है प्रॉब्लम आ रही है। उनके नाम इसमें क्या करता है बच्चा अधिक समय तक शांत नहीं बैठते हैं और व्यक्ति को उसके नाम एवं आवाज के माध्यम से याद रखते हैं। ये है आपका ऑडिटरी में सहायक साधन क्या है भाई, ऑडिटरी में बच्चा वर्ड गेम या आपकी गायन विधि का प्रयोग किया जाता है। तेज आवाज में पढ़ने के लिए कहा जाता है। पठन सामग्री को मौखिक रूप से जो मैं जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। जो भी इन्फॉर्मेशन को बार बार बोलकर याद करने के लिए कहा जाता है। तेज आवाज में पढ़कर सुनाइए ये बोला जाता है। गीत संगीत विधि का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये थी ऑडिटरी, भाई नाम से ही पता चल रहा है विजुअल देखकर, ऑडिटरी सुनकर। और तीसरे में क्या हो गया रीड एंड राइट लर्निंग स्टाइल। पहले आप चैप्टर को पढ़ो फिर आप उसको लिखो, तो फिर धीरे धीरे ऐसे करोगे तो वो आपको लर्न हो जाएगा। उसके बाद में मेन पढ़ाने का है आपका आता है काइनेस्टिक लर्निंग स्टाइल। काइनेस्टिक लर्निंग स्टाइल में छात्र प्राय कार्य करके सीखता है, यानी कि बच्चे को कहे कि प्रैक्टिकल वर्क दे दिया उससे उसको सिखाया जाता है। इसमें छात्र अपनी प्रतिभा को बाह्य गतिविधियों से निखारते हैं, ठीक है, एक्टिविटी से निखारते हैं। ऐसे छात्र खेल कूद और कलात्मक क्रियाओं में प्राय सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं छात्र, जिसमें बॉडीली आपके भावों का शारीरिक रूप से अभिव्यक्त करते हैं। इसमें बच्चे को क्या है भाई करके सिखाया जाता है। कोई मॉडल दे दिया, कुछ भी दे दिया, जैसे गेम है, बच्चों को गेम अगर हम ओरली बताते तो इतना समझ में नहीं आता। अगर हम बच्चे को वही गेम ग्राउंड में लेके जाके उनको सिखाते हैं, करके दिखाते हैं, तब बच्चा जब खुद करता है तो वह जल्दी सीखता है। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है अपनी पूरी ज्ञानेंद्रियों को, जो भी उसके मोटर स्किल है, जो भी उसकी बॉडी है, उसका पूर्ण रूप से उपयोग करके यहाँ पर यूज कर रहा है।
समझ में आया बेटा ये लर्निंग स्टाइल? यस मैम। ठीक है, इसमें सारे क्या दे रखे हैं, 4 तरह के लर्निंग स्टाइल हैं हमारे। विजुअल लर्निंग स्टाइल, ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल, रीड एंड राइट लर्निंग स्टाइल, और एक है आपका काइनेस्टिक लर्निंग स्टाइल। विजुअल में आप देखकर, ऑडिटरी में आप सुनकर, और रीड एंड राइट में आप खुद पढ़ते हो लिखते हो, ये वाला। काइनेस्टिक लर्निंग में आप क्या करते हो, अपनी बॉडी, अपने शरीर के अंगों का यूज करते हो या कोई कार्य करके जब आप देखते हो तो उस तरीके से आप सीखते हो। तो ये सारे आपके लर्निंग स्टाइल हैं, और लर्निंग स्टाइल हर एक व्यक्ति का क्या होता है, अलग होता है। जैसे किसी बच्चे को तो देखकर ही समझ में आ गया, कुछ बच्चे जब उस काम को कर लेते हैं ना उस तब जाके समझ में आता है। अब देखो आप साइंस के एक्सपेरिमेंट देखो, साइंस का एक्सपेरिमेंट बच्चा कैसे सीखता है, करके देखने के बाद वह सीखता है। तो वो कौन सा आपका काइनेस्टिक लर्निंग स्टाइल, बच्चा पहले करके देख रहा है उस चीज को और उसके बाद क्या है वह सीखता है। तो आज हमने कंस्ट्रक्टिविज्म वाला टॉपिक हो गया क्लियर? मैम बालाजी वाली बुक में 4 नहीं है, 3 दे रखे, रीड एंड राइट वाला नहीं है। बेटा मैं बालाजी वाली से ही पढ़ रही हूँ मैम बालाजी। बालाजी इंग्लिश में नहीं है मैम, वो रीड एंड राइट वाला। अच्छा कोई बात नहीं, तुम खुद ऐड कर लो उसके अंदर, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ही बढ़ रहा है, कम तो नहीं हुआ ना। और इस आप रीड करते हो पहले फिर राइट करते हो, है ना? मैम लक्ष्मी में 7 पॉइंट दिए हुए हैं। बेटा मैंने लक्ष्मी वाली खोली ही नहीं है, जो जिस दिन मेरे को जोन सी आगे आ जाती है वही मैं। कितना पेज नंबर है बेटे? 212। बट इजी है मैम, समझाने की जरूरत नहीं है, समझ गए। हाँ इसमें ये भी दे दिया ना आपका, सोशल स्टडी, सेल्फ स्टडी, हाँ बस यही दे रखे हैं। लॉजिकल स्टाइल, लॉजिकल स्टाइल में इसने बताया है कि बच्चा लॉजिक लगा के सीखता है, वह वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टेक्निक्स का यूज करके सीख रहा है। सोशल स्टाइल में बच्चा कैसे सीख रहा है, सामूहिक शैली में वाद विवाद करके, किसी भी सम्मेलन में छात्र जो भी बच्चों की जो सभा होती है उसके जरिए बच्चा सीख रहा है। और सेल्फ स्टडी में वह खुद पढ़ के सीख रहा है। बस यही भी है इसमें। और मैम मैंने इसमें ये भी सुना है कि जितनी ज्यादा सेंसेस यूज होती हैं तब बच्चा और ज्यादा सीखता है। हाँ तुम्हें काइनेस्टिक में आ गया ना बेटा? मतलब एक जैसे सिर्फ विजुअल को अगर कंपेयर करें या ऑडिटरी को, ऑडियो विजुअल वाले में ज्यादा बच्चा सीखता है बजाय कि अगर सिंगल विजुअल वाला लें या ऑडिटरी वाला लें। हाँ ऐसे जी, हाँ जी। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव तो मुझे ये काइनेस्टिक वाला लग रहा है, क्योंकि इसमें बच्चे करके सीख रहे हैं। खुद जो काम बच्चे को दिया है पहले वो करके देखते हैं। अब जैसे तुम्हें है चाय बनाना है, जब तुम अच्छे से चाय बनाना आपको तब आएगा जब आप खुद चाय बना के देखोगे। खाली आपको बता दिया मैंने कि भाई पानी लेना है, चीनी डालनी, ये करना है, तो जब आप खुद चाय बना के देख लोगे तो वो चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, जल्दी सीख जाओगे फिर। यस मैम। जैसे बच्चे होम साइंस लेते हैं ना तो उनको सारे करके उसके बाद सिखाया जाता है। होम साइंस वाले स्टूडेंट को सारी चीजें पहले उनको करके दिखाई जाती हैं, उसके साथ बच्चा सीखता है। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक था जो हमने किया, सबसे पहले किया था ई लर्निंग, है ना? यस मैम। और ई फिर लर्निंग, एम लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविज्म, और अब है आपका ये लर्निंग स्टाइल। ई लर्निंग में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आप ऑनलाइन मीडियम से जो भी आप लर्निंग ले रहे हो। एम लर्निंग मोबाइल के जरिए आ गई आपकी। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या था, आपको स्टडी के साथ साथ को करिकुलम एक्टिविटीज को भी उसमें शामिल करना है। लर्निंग स्टाइल क्या है, आपके सीखने के जो तरीके हैं वो सबके अलग हैं। ठीक है, ये 4 बातें थी। कुछ ज्यादा मुश्किल टॉपिक तो नहीं था आज? फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा पूछ सकता है। वैसे एक फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस को छोड़ के हम यूज ऑफ आईसीटी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या यूज है, फ्लेंडर वाला हम मंडे को पढ़ेंगे। एक बार ये देख लेती हूँ मैं, आईसीटी वाला अगर छोटा टॉपिक हुआ तो अभी करवा दूंगी। पेज नंबर क्या है मैम इसका?
बेटा ढूंढ रही हूँ मैं भी, मैं तो आगे निकाल के देख रही थी उसमें। स्प्लेंडर के बाद ही मिलेगा। पेज नंबर 201 184 है। 201 है बालाजी हिंदी मीडियम में। 164 in Balaji English. बालाजी हिंदी में 184। अब बताओ आईसीटी का क्या उपयोग है? आईसीटी का मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप गूगल पे डाल लेते हो ना वो। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हाँ ये जी। मैम वही जो स्वयं प्रभा वाले चैनल्स वगैरह होते हैं, ये भी शायद इसमें इन्वॉल्व होते हैं ना। हाँ जी। और जो भी टेक्नोलॉजी होती है वही जो स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें भी सारा ये बता रखा है कि कंप्यूटर का कीबोर्ड का भी यूज, माउस का भी यूज। यस मैम। तो घर से ना ये आईसीटी वाला पढ़ना है, फिर मंडे को मैं पूछूंगी और मंडे को एक करेंगे फ्लैंडर इंटरेक्शनल एनालिसिस, फिर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी हमारी। पेज नंबर कौन सा मैम? आईसीटी। तो मैम आप नेक्स्ट वीक के बाद फिर नहीं मिलेंगे हम लोगों से? क्या? नेक्स्ट वीक के बाद फिर आप नहीं मिलेंगे? अरे बेटा तीसरा सब्जेक्ट भी तो शुरू करवाऊंगी। नहीं, तो यूनिट 3 खत्म हो जाएगा, फिर यूनिट 4, तो फिर आप चले जाएंगे। क्यों चले जाऊंगी? अरे थर्ड तीसरा बुक पढ़ाएंगी मैम, थर्ड बुक जो है थर्ड वो बुक मैम कौन ही सा है? ये नहीं है जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को टीचिंग के मतलब वो शिक्षा दिया जाती है। हाँ वही मैम से मैं इन्हों सोचो, ये समझो तुम्हारे सारे सब्जेक्ट मैंने ही पढ़ाने हैं बस। थैंक यू सो मच, आप ही रहिए, आप बहुत अच्छे हैं। मैम से मिलने की टेंशन हो रही। क्या मैम? सबका तो अलग अलग होगा ना, किसी का आर्ट्स होगा, किसी का साइंस होगा। हाँ फिर वो थोड़ी ना पढ़ाऊंगी मैं, कॉमन वाली तो पढ़ा ही सकती हूँ। कॉमन अरे 3 मैम ये सब और पढ़ा दीजिए, आप में सब मैम टैलेंट है। मुझे ना सब आते हैं, ठीक है, सारे पढ़ा दूंगी मैं, रोशन वाली बात है, सारे ही पढ़ा दूंगी। एक इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगी, एक साइंस नहीं पढ़ाऊंगी, बस। मैथ भी आता है मुझे। मैम एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछो बेटे। वो प्रैक्टिकल जो आया है उसमें तो सारा इंग्लिश में है जो भेजा है। नहीं हिंदी मीडियम में भी बनते हैं बेटा प्रैक्टिकल, बोलोगे मैं हिंदी मीडियम के ऊपर बता दूंगी आपको। तो ये तो सारे इंग्लिश मीडियम का ही है, हिंदी में भी भेज देना थोड़ा। मैम नीतू ओके मैम बेटा। ने भेजा वो मैम इंग्लिश में। मैम आप पीडीएफ भेज देना ना, यूट्यूब पे अपने चैनल पे पीडीएफ डाल देना ना। तो सब लोग खुद से बना रहे हैं प्रैक्टिकल? हाँ तो कौन बनेगा? और कौन और क्या करे, और थोड़ी ना है तुम्हारे प्रैक्टिकल बनाने, खुद ही बनाने पड़ेंगे आपको नहीं वो प्रैक्टिकल। मैम बोली थी ना कि आप खुद से बना लोगे, तो उसी पे बोल रहे हैं। आप लोग लेके आ गए ब्लैंक फाइल जो होता है 4 गो मैम को। नहीं अभी तो मैं नहीं आया है, वो बोली मैम नेक्स्ट मैम वीक अभी कॉल बनाना है करेंगी। क्या? सबमिट कर बेटा दीजिए। प्रैक्टिकल तो आपके होंगे या तो पेपर से पहले या पेपर के बाद, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। तो फिर लेकिन भेजी आप क्या है वो? कभी भी बना लो। तो वो भेजी क्या है पीडीएफ? बेटा मेरा बीएड में सब्जेक्ट था कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। नहीं मैम वो नहीं, तो वो अभी क्या एक भेजी बच्चे है ने हम क्वेश्चन लोगों को? किया, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था रोशन। मुझे पीडीएफ भेजी है मैम। तो उस पीडीएफ का क्या करें मैम? पीडीएफ में अरे से देख के प्रैक्टिकल निकलो। बनाओ। अरे मैम आप आप बोले पेपर के बाद या पेपर से पहले? अरे तो मैंने वही ये देख बोला के है बना तो लेना पेपर आप से फिर जो जो पहले होगी ना। प्रैक्टिकल है वो पेपर से पहले भी हो सकती है और पेपर के बाद में। आप ये मान के चलो जून के बाद कभी भी आपके प्रैक्टिकल हो सकते हैं। बना के हम रख लेंगे अपना, कभी भी जमा हो कभी भी रख बना लेंगे। के रखी हो अपने। मैम मैम जो हिंदी नीतू मैम ने मैं जो पीडीएफ भेजा है वो इंग्लिश में भेजा है, तो हम उससे देख के लिख सकते हैं ना, इंग्लिश में हाँ बना लिख सकते सकते हैं। हो बेटा। मैम इंग्लिश में मैं बना सकते हैं ना, बस ये देखना है कि हमें किस तरीके से उसको सजाना वगैरह। हाँ हाँ बना सकते हो। मैम लिख सकते हैं ना प्रैक्टिकल हिंदी में। मैम थोड़ा बता दीजिए ना प्रैक्टिकल, क्योंकि 10th के बाद भूल गए प्रैक्टिकल बनाना। चुप रहो सर। तो मैम एक बार आप सभी लोग सुन लीजिए, अनाउंसमेंट हो रही है कुछ, ठीक है? आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं, ये क्लास लिंक ग्रुप है बेसिकली। यहाँ पर क्लास के लिए डिस्कशन करें वो ठीक है, बट जितनी भी क्वेरीज हैं
वो आप लोगों की कल आज सॉल्व करी जाएगी 5 बजे शाम को। नीतू मैम के बाय एंड आपको लिंक जाएगा और जो भी सेशन है वो नीतू मैम अटेंड करेंगी। जितने भी क्वेश्चंस है आपके वो मैम से आप कंफर्म करेंगे, ठीक है। 30 मिनट की ओके क्लास सर। होगी आपकी, ठीक है। और मैम सिर्फ टीचिंग से आपको यहाँ पर कंसर्न कर रही हैं, आप इनसे क्वेश्चंस क्यों अराइज कर रहे हैं? क्योंकि नीतू मैम बहुत बिजी है, वो एक भी रिप्लाई नहीं करती हैं इसलिए। तो ये सही मैम बात है बहुत सर, अच्छी कोई हैं। भी। ये मैम बहुत अच्छी है, हम लोग को पढ़ाती भी हैं और हम लोग को अच्छी अच्छी बातें भी सिखाती हैं इसलिए। एक मिनट एक मिनट, एक्चुअल में खाली आप नहीं है ना पर्टिकुलर, आप पर्टिकुलर सबसे डिस्कशन करेंगे तो टाइम लगेगा। आप उसके लिए टाइम निकाल कर आ सकते हैं, या फिर आप आज का सेशन 20 मिनट का अटेंड करिए, ठीक है। उसमें आप अपनी सारी क्वेरीज रख सकते हैं। पूछती हैं उसके ओके बाद वो सर। भूल जाती हैं। ओके सर। चलो ठीक है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जो आपका सेशन है उसमें आप शॉर्ट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, आज आप सभी को लिंक जाएगा, 20 मिनट के लिए ज्वाइन होना है, ये ध्यान रखिएगा, 5 बजे। और आपको घर से जो टॉपिक पढ़ के आना है वो है बेटा आईसीटी वाला, ठीक है। मैम पेज नंबर कितना है? पेज नंबर, एक मिनट बेटा अभी बता देती हूँ। आपका 201 हिंदी मीडियम में। मैम टाइम भी देखिए ना कितना कम दिए, 20 मिनट। कोई बात नहीं बेटा, इतने में तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद करते हैं मैम। हाँ निदर्शन कह रहा है इतने में तो उसके लिए ही सफिशिएंट नहीं है। हाँ भाई चलो। फालतू में सवाल पूछने के लिए थोड़ी बोला है, मेन मेन सवाल पूछ लेना, 20 मिनट बहुत है। हाँ बहुत है। अब देखो, कल अगर मंडे को आप आईसीटी वाला टॉपिक पढ़ के आ जाना, इसमें जो प्रॉब्लम होगी वो लेंगे। और उसके बाद जो है आपका इंटरेक्शन, फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस, वो कंप्लीट कर देंगे। मैम तो बालाजी आपकी वाली में पेज नंबर क्या है? किसमें बेटा? बालाजी वाली बुक में। बालाजी वाली बुक में बेटा 201 था, और इंग्लिश मीडियम का राउंड बता देना जरा, इनको कौन सा है? 164। 164, ठीक है। नहीं तो बेटा खुद भी ढूंढ लिया करो, जो आगे आपका दे रखा है ना, यूनिट का लास्ट टॉपिक है। अच्छा मैम एक बात पूछूं मैं आपसे, भाई मेरे से तो चाहे दो पूछ ले। कि जैसे मैम यहाँ पे क्लास खत्म होता है तो आप जाके ये जो भैया भी आए थे उनको आप हम लोग के लिए कंप्लेन भी करते हैं क्या? नहीं मैं तो कोई कंप्लेन, मैं फोन ही नहीं करती। तो जैसे ये भैया आके बोले कि पढ़ाई से ही रिलेटेड सवाल करो, तो हम बेटा लोग तो वो सिर्फ नहीं हो पढ़ाई। रहा ना, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि टाइम लिमिटेड है मेरे पास। तो तो हम वो लोग तो सिलेबस से ही चल रहे, तेजी आपका तेजी से भाग सिलेबस रहे। खत्म हो जाएगा। आपको तो अच्छे से पता होगा ना, क्योंकि आप पहले ही पढ़ाए थे ना, प्री, इंटरेक्टिव और पोस्ट। तो आपको तो तीनों बात पता होगा मैम कि आपको कितने दिन में खत्म करना है। तो वो भैया को हाँ आप बता दीजिएगा कि मैं सही से चल रही हूँ, ठीक। नहीं, मेरा तो सही चल रहा है, जब कराना मैंने तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही कराती हूँ। और हाँ तो सही वही चल रहा भैया। है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई एक्स्ट्रा सवाल है वो सर से कर लीजिए। देखो कुछ बातें ऑफलाइन की जाती है, ऑनलाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे डलता है, इसलिए वो बोल रहे हाँ थे। हाँ, इसलिए सर बोलते हैं क्योंकि ये यूट्यूब पे जाता है ना, फिर वो क्लास गंदी लगती है हमारी। तो जिसको कोई ओके मैम। दिक्कत है तो आप अपने जो भी कंसर्न, जो भी आपका जहाँ से एडमिशन, आप वहां जाके पूछ सकते हो। सॉरी सॉरी, आपका यूट्यूब पे भी जाता है, वाह। हाँ, ये आपके यूट्यूब पे जाता है ना, जो आपकी मैडम जो भेजती है, तो उसमें फिर मजा नहीं आता। जो बाद में जो बच्चे देखेंगे ना, अब जैसे आप लोग तो क्लास में इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, क्लास में इंटरेक्ट आप कर रहे हो तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आ रही। बाद में आज ना आप ऐसा करना, इस वीडियो को चेक करके देखना, आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। क्योंकि जब दूसरों की बातों को सुनने में किसी को मजा नहीं आता, मजा तब आता है वीडियो में जब टीचर पूरा पढ़ाता है। तो मैम ये सीधे डाल दिया जाता है, इसको एडिट करके नहीं डालते हैं वो लोग? नहीं, ये आपकी पूरी जो क्लास चलती है वही डाली जाती है। अच्छा, एडिट नहीं किया जाता इसको? ओके लोकेश, मैं समझ गई आपकी बात बेटा। जैसे कि बाकी लोग सर जो होते एडिट कर देते हैं, अच्छे से गंदा गंदा चीज हटा देते हैं। नहीं, ये आपकी पूरी क्लास जाती है, तो इसीलिए सर बोलते हैं आपको कि ओके समझ गया मैम, हाँ कि जी, यहाँ पे कि जो भी हम लोग बकवास करते हैं वो भी जाता है।
हाँ वो भी जाता है, तो उसमें फिर अब आज ना रोशन आप खुद देखना इस वीडियो को, बीच में जो उसने बातें की ना, तो वो हमें सुनने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। जैसे कि बाकी मैम जैसे क्लास लेते हैं ना, तो उसमें रहता है कि वो एडिट करके हटा के मेन पॉइंट नहीं बस वीडियो पे डाला जाता है। एडिट नहीं कर रहे ना, आप पूरी जा रही है, इसीलिए आपको सर ने बोला है कि कोई भी काम है आपका अलग से सेशन रख दिया जाएगा। तो आपसे मैम कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक। हाँ जी, हाँ जी, चलो ठीक है, अब मंडे को मिलेंगे, और जो टॉपिक मैंने दिया है ठीक है वो आप करके आ जाना। तो मैम ये बिहार वाली टॉपिक तो बहुत हॉट टॉपिक हो गई, इसको इस वीडियो को मत डालिएगा। अब सोच रहा है बिहार की बहुत बात हो गई। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, तो अपना ये टॉपिक कंप्लीट करके आना, और आई थिंक मुझे लग रहा है हमारी 10 तारीख तक ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम सेकंड वाला बुक स्टार्ट करेंगे। चलो बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय बाय। बाय। मैम कौन कौन सा बोली है पढ़ के आने के लिए, आप लोग को पता है?